आज हम देखेंगे पिट्स एक्ट। ये पिट्स एक्ट 1784 ईस्वी में आया और इसको हम पिट्स एक्ट के नाम से जानते हैं। 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने 1784 में संसद में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन की संसद ने पास करने के बाद, और ये भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था, इसलिए इसका नाम पड़ा पिट्स एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट मुख्य रूप से यह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निम्न सुधार किए गए। सबसे पहला सुधार इसमें किया गया कि कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया, अर्थात भारत में जो जो क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, उनको उनके लिए ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश या ब्रिटिश भारत शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश या ब्रिटिश क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा इसके अंतर्गत बनाया गया, इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, अतः इस एक्ट से द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार पिट्स इंडिया एक्ट में यह किया गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यों के लिए एक बोर्ड अलग से बनाया गया और उस बोर्ड का नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 ईस्वी में बना, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों को रखा गया और दूसरा इसमें पहली बार इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, जिससे हम ये देखते हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, और उस डायरेक्टर को व्यापारिक मामलों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई, अर्थात आर्थिक मामलों की देखरेख ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, जिसमें 24 सदस्य होते थे, एक डायरेक्टर होता था। और इसका प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही किया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक कार्यों को देखेगा। जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसको नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई और इसकी जिम्मेदारी दी गई राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए। इसमें 6 सदस्य होते थे, इसमें 6 सदस्य बनाए गए और इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी और 6 सदस्यों में से प्रत्येक को ब्रिटेन का अर्थ मंत्री तथा दूसरा विदेश सचिव तथा अन्य सामग्री द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। अर्थात ये 6 सदस्य बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग होते थे। इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी, परंतु इनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था और इन्हीं 6 सदस्यीय बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामले देखता था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे, वो उसमें से एक तो ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होता था, अर्थात वित्त मंत्री होता था, दूसरा विदेश सचिव होता था तथा अन्य 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। इसलिए इनका वेतन भी बहुत अधिक बनता था और ये वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। अगला
गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था और उसकी परिषद बनाई गई थी, ये गवर्नर जनरल और ये 4 इसकी परिषद के सदस्य होते थे। इनके तो गवर्नर जनरल का पद सेम बना रहा, परंतु ये जो 4 सदस्य इसके कार्यकारिणी परिषद में होते थे, उनकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई। 3 में से एक मुख्य सेनापति होता था। अब गवर्नर जनरल का महत्व बढ़ गया। अब वो किसी भी एक सदस्य को अपनी तरफ बढ़ा करके और निर्णय कर सकता था। अर्थात इसमें अब जो 1784 में जो गवर्नर जनरल की परिषद बनेगी, उसमें केवल 3 मेंबर होंगे, जिसमें से एक हमारा मुख्य सेनापति होगा और 2 ये अन्य मेंबर होंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं हम। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल किसी भी संधि को करने से पहले डायरेक्टरों की स्वीकृति लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्वीकृति अवश्य लेगा। इस एक्ट में यह भी साफ कर दिया गया कि भारतीय राज्यों को जीतना व उनके लिए साम्राज्यवादी नीतियां बनाना ब्रिटिश सरकार के लिए अशोभनीय तथा राज्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली नीति न अपनाई जाए। इस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों का देशी शासकों के साथ धन के लेन देन को गलत एवं अपमानजनक बताया गया। इस तरह के कार्यों में लिप्त कर्मचारियों के लिए कठोर कानून बनाने वाले बल पर बल दिया गया, अर्थात भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास किया गया। यदि कोई अधिकारी फिर भी भ्रष्टाचार करता है और रिश्वत लेता है, तो उन अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई और उसके बाद इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग पर 1785 ईस्वी में मुकदमा भी चलाया गया और महाभियोग भी लगाया गया था, परंतु वॉरेन हेस्टिंग को इस महाभियोग से बरी कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग एवं महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को भेजा गया। कॉर्नवालिस ने निम्न मांगे की। पहली तो मांग यह की कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी जाए और विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी जो कार्यकारी परिषद है या सहायक मंडल के निर्देशों को रद्द करने की शक्ति दी जाए। तो 1784 के एक्ट में ही 1786 का अमेंडमेंट संशोधन भी किया गया। उसमें यह कहा गया कि मुख्य सेनापति का पद गवर्नर जनरल को दिया जाता है और गवर्नर जनरल किसी विशेष स्थिति में कार्यकारी परिषद या सहायक मंडल के निर्णय को निरस्त कर सकता है, उसके विरोध में भी निर्णय ले सकता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसमें कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को दूर करने के लिए 1793 में हमारा अगला चार्टर एक्ट आएगा और 1793 का चार्टर एक्ट हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। और इसमें अगर हम देखें जो कमियां थी, तो इसमें 2 मुख्य कमियां थी। सबसे पहले कमी तो यह थी कि ये जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यह ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 6 सदस्यीय था, ये ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटेन की भारत से भौगोलिक दूरी ज़्यादा होती थी और संचार की कमी थी, संचार व्यवस्था की कमी थी, जिसके कारण बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारतीय प्रशासन पर या भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी पर उतना अधिक कंट्रोल नहीं रख पाया जितना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उम्मीद की गई थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए 1793 में एक अगला चार्टर एक्ट लाया जाएगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों।